हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनप्रीत एंड आई एम अ रजिस्टर्ड नर्स हियर। तो आज मैं आप लोगों को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। एनक्लेक्स आरएन में ने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो कि आप जैसे हार्ट है, हार्ट की जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, लाइक चेस्ट पेन जिसको हम एमआई अंजाइना बोल देते हैं, लाइक हार्ट फेलियर होता है। ये तो दीज आर वेरी कॉमन कंडीशंस इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज due to some diet and due to the lifestyle of the people, mostly people are suffering from the MI as well as from the heart failure. So हम पूरे कार्डियोवास्कुलर के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बट दीज टू कंडीशंस आर द इम्पोर्टेंट फॉर द इनफ्लेक्स आर है। सो सबसे पहले हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि हमने आज सबसे पहले पढ़ना क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके जो मेन हार्ट है हमारा, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, अनॉटमी क्या है, कि कौन सा चैम्बर प्रेजेंट है, कितनी वेन्स होती है, कितनी आर्टरीज होती है, कौन सा कलर होता है, मस्कुलर सिस्टम उसका कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किन में से आता है, नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड किन में से आता है, फिर उसका पंपिंग एक्शन क्या है, कौन सा चैम्बर किस में ब्लड सेंड करता है, जब भेजता है उसको ब्लड को तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कैसे वैल्व्स ओपन होते हैं, कैसे बंद होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पंपिंग एक्शन, इसको हम बोल देते हैं मैकेनिकल सिस्टम। तो सेकंड थिंग आ जाती है कंडक्शन सिस्टम, उसको हम साथ में बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है कि बीट प्रोड्यूस कैसे होती है। जो हम 1 मिनट में 60 to 100 हमारा हार्ट बीट करता है, 60 to 100 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है। तो वो बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, कहाँ से करंट कहाँ तक पास करता है। अगर मेन 4 स्टेशन होते हैं जिनमें से करंट पास होके हमारी एक बीट प्रोड्यूस होती है। अगर उन चारों में से कोई एक स्टेशन खराब हो जाता है, वो करंट नहीं पास करता, तो हमारी बीट प्रोड्यूस होने में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है, ये सारा कुछ हम इसमें आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो चीजें होगी इसकी। पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर एनाटमी, सेकंड हो गया उसके फिजियोलॉजी में कि पंपिंग सिस्टम क्या है, हाँ ब्लड कैसे फ्लो करता है पूरी बॉडी में थ्रू द हार्ट, और उसकी बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइक कोई पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आ गई, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बीट प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन होती है, देन हम हिस्ट्री कैसे लेंगे पेशेंट की, हमें कौन कौन से ऐसे रिकॉग्नाइजिंग क्यूज है जो हमें, लाइक पेशेंट आता है हमारे पास, इमरजेंसी में आता है, हॉस्पिटल में एडमिट होता है, वो अपने सिम्टम बताता है, पेशेंट को नहीं पता होता कि उसको क्या प्रॉब्लम होगी। वो अपने सिम्टम बताएगा। कौन कौन से रिकॉग्नाइजिंग क्यूज है जिनको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछेंगे। देन पेशेंट को हम फिजिकली एग्जामिन कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। और उसके बाद डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस की मींस, अगर पेशेंट को कोई ऐसा सिम्टम आया है उसके रिलेटेड हमने कौन सा टेस्ट कराना है, अगर कुछ अलग सिम्टम आया है, जब पेशेंट कुछ खुद से बोल रहा है, कुछ अपना सब्जेक्टिव डाटा दे रहा है, जब खुद हम पहचान रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव डाटा, तो हमने कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करानी होती है, सो दैट वी विल क्लियर कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे अगर आप लोगों को इतना क्लियर हो जाएगा, अगर बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा उसका, मैकेनिकल सिस्टम उसकी पंपिंग का एक्शन पता चल जाएगा, बीट कैसे प्रोड्यूस होती है ये पता चल जाएगा, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। जितनी भी डिजीज कंडीशंस है ये डिफरेंट वेज से हम इनको सब डिवाइड किया हुआ है। जैसे मेन है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन हम एक अलग डिजीज कंडीशन है, उसको अलग को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है पेरिफेरल आर्टरी की डिजीज, हमारे हार्ट की आर्टरीज होती हैं। ठीक है, उन आर्टरीज में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फ्लामेशन होती है, या और एनी एनी ऑफ द प्रॉब्लम, तो कौन कौन सी डिजीज होती हैं। फिर आती है हमारे पास वीनस डिजीज आ जाती है, वो तो पहले आर्टरीज की थी, अब बात करेंगे वेन्स जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अगर उनमें से कोई इशू इशू हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिर एक मेजर प्रॉब्लम जो आजकल मेन लोगों को हो रही है वो है कार्डियो सॉरी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। आजकल लोग ज्यादा फ्राइड खाते हैं,
ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स यूज करते हैं। सैचुरेटेड फैट्स वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लाइक जैसे हमने एक बार ऑयल में कुछ फ्राई कर लिया, उसी ऑयल को रख के दोबारा 3 4 5 टाइम्स उस उनमें ही लोग क्या करते हैं, अपना फूड फ्राई करते रहते हैं। बट वो क्या होता है, जब एक बार हम ऑयल को फ्राई फूड फ्राई कर लेते हैं ना, जब हम दोबारा दूसरी बार करते हैं तो वो उसको ऑयल का डबल बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, वो जब डबल बॉन्ड वाला ऑयल हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी वो जो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं तो उनमें स्टक करता है। स्टक करता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वहां से हमारी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम हार्ट फेलियर, जब उसका पंपिंग एक्शन काम नहीं करता हार्ट का, एनी ऑफ द रीजन, कोई भी रीजन होगी तो उसका हार्ट अच्छी तरह से पंप नहीं करेगा। तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जैसे जो हार्ट है एक साइड से, राइट साइड से बॉडी भेज रही है सारा ब्लड। ठीक है, वो तो हो गया ऑक्सीजनेटेड, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है एक साइड से, उसने अब लंग्स को भेजना है। लंग्स क्या करेंगे आगे, उसको प्योरीफाई करेंगे, ऑक्सीजन डालेंगे उसमें, क्लीन करेंगे। बट अगर इनमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई इस प्रोसेस तक, लंग्स नहीं काम करेंगे, लंग्स में ब्लड फिल होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड फिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो फिल कर रहा है लेकिन निकाल नहीं रहा वहां से जितना निकालना चाहिए, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि उसकी वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगी। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो जो एल्वलाइज है उनमें से वो वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएगी। जब एल्वलाइज अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो ऑक्सीजन है एक्सचेंज और उसका जो वो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज करने का, वो अच्छे से नहीं होगा। वो अच्छे से नहीं होगा तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो इनमें से हम पढ़ेंगे कि हार्ट फेलियर में हमें हार्ट फेलियर होता क्यों है, क्या उसका कंसेप्ट है, हमने कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है, देन हमने उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है कि ठीक है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो जाती है। इन्फ्लेमेटरी जैसे हार्ट की कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर कर गया, कोई वायरस एंटर कर गया, तो उसके कारण हार्ट की लेयर्स है जो वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड हो जाती है, पेशेंट को क्या सिम्टम आते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है। फिर क्या होते हैं, हमारे जो हार्ट के वैल्व्स होते हैं, 4 वैल्व्स है हमारे पास, ट्राइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व, रोटिक वाल्व एंड पल्मोनिक वाल्व। अगर इन वाल्व्स में कोई इशू आ जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उनको कैसे मैनेज करना है, हमने ये सारा हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिसरिथमियस। डिसरिथमियस होते हैं कि लाइक जैसे कंडक्शन सिस्टम, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम था हमारे हार्ट का, उसमें कोई इशू हो गया, लाइक यहाँ से करंट पास होना था, उस स्टेशन से पास नहीं हुआ, सीधा वो नेक्स्ट स्टेशन से करंट फायर कर रहा है। ठीक है, तो वहां पे बीट प्रोड्यूस नहीं होगी अच्छे से। बीट नहीं प्रोड्यूस होगी तो एट्रियम ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ वेंट्रिकल्स ज्यादा रिलैक्स करेंगे। ये डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में भी हम सारा पढ़ेंगे। फिर अगर डिसरिथमियास होते हैं तो फिर हमने उनको मैनेज कैसे करना है, हमने डिसरिथमियास बेसिकली हमें कैसे पता चलते हैं। पेशेंट पेशेंट कुछ नहीं बताएगा हमें इसके बारे में, हमें ईसीजी में पता चलेंगे कि पेशेंट को डिसरिथमियास हो रहे हैं। ठीक है, ईसीजी पढ़ेंगे, कौन कौन सा डिसरिथमिया है, कैसे उसको ट्रीट करना है, कौन कौन सी नॉर्मल साइनस रिदम चल रही है, कैसे उनको मैनेज करना है, ये सारी डिजीज कंडीशंस हम इसमें कवर करेंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ बिगेस्ट सिस्टम इन द होल मेडिकल सर्जिकल। तो इसको हम एक दिन में तो कवर कर नहीं पाएंगे, बट वो जितना हम पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक सिस्टम का अच्छे से कंसेप्ट और एक एक जो डिजीज कंडीशन है उसका अच्छे से कंसेप्ट पढ़ेंगे, ताकि हमें जो आगे जाके हमने क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एनक्लेक्स में, वो हमें अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे कार्डियक ड्रग्स के बारे में, कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें कौन सी ड्रग दे के हमने पेशेंट को ठीक करना है, या कौन कौन सी चीजें होती है, इंडिकेशंस क्या क्या हमें ध्यान में रखनी होती है चीजें। तो उसके बाद हम लास्ट पे पढ़ेंगे जैसे ईसीजी का मैंने आपको बताया कि ईसीजी हमने पढ़ लिया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये सारा पढ़ के। तो अगर समटाइम्स क्या होता है कि जो कुछ ईसीजी होती है कि जो हमारा हार्ट है वो ना
फायर नहीं कर पाता, बीट नहीं प्रोड्यूस करता। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, समटाइम्स वो इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट होता है, लाइक उसमें पेसमेकर डालना पड़ता है। तो किन कंडीशंस में कैसे पेसमेकर डालना है, क्या क्या चीजें हमने ध्यान में रखना है, ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझा देती हूँ कार्डियक के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द एनाटॉमी। सो दिस इज द anatomy ऑफ द हार्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। हार्ट क्या है, हमें एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मीन्स अंदर से खाली है, ठीक है। मस्कुलर्स मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। हॉलो अंदर से खाली है, ब्लड आता है जाता है, ठीक है। ये लाइक इसका जो फंक्शन होता है ना, वो पंपिंग लाइक होता है, जैसे कूलर होती है, पंखा होता है, किसी भी मशीन में जो कूलर जैसे मोटर काम करती है ना, कूलर में जैसे मोटर काम करती है कि पानी को उसको घुमाना, लेके आना, वापस करना, सेम लाइक हमारा हार्ट जो वैसे काम करता है। तो इसके लिए हमें इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना होता है पहले। तो इसके लिए इसमें चार चैम्बर्स होते हैं। ये है राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम है। उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये जो राइट साइड होती है, इधर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर हमारा आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लंग्स प्योरीफाई करके भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अरोटा होता है, ऑर्टा। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को ब्लड सारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। ऊपर वाले जो वेन्स, ऊपर वाली वेन्स है वो ऊपर वाले बॉडी स्ट्रक्चर को भेजती है, जो नीचे वाली वेन्स है वो नीचे वाली बॉडी स्ट्रक्चर को भेजती है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाती है पल्मनरी वेन्स, जो हमारी जब हम इसका मैकेनिकल सिस्टम पढ़ेंगे ना, इसका पंपिंग सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें क्लियर होगा कि इन सब का क्या क्या है। अब तक हमें मेनली बेसिक चार चीजें याद रखनी है। इसके चार चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, फिर लेफ्ट एट्रियम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी बेसिक एनाटमी होगी। तो हम अब इसका पढ़ेंगे कि काम क्या करता है, कैसे ये पंपिंग करता है। तो सबसे पहले क्या आता है, जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, ये एक हमारी आ गई है स्पीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये आ गई इंफीरियर वेना केवा। तो स्पीरियर वेना केवा में क्या करती है, ऊपर वाली बॉडी का ब्लड लेके आती है सारा। इंफीरियर वेना केवा नीचे वाली बॉडी का सारा ब्लड लेके आती है, ठीक है। तो जब, हाँ, स्पीरियर वेना केवा ऊपर वाली बॉडी का ब्लड लेके आती है, इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाली बॉडी का ब्लड इकट्ठा करके दोनों कहाँ पे आता है, सारा ब्लड राइट एट्रियम में आता है। ये जो है राइट एट्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा ब्लड, ब्लड होल्ड हो जाएगा। जैसे उसने नेक्स्ट बीट प्रोड्यूस की, रिलैक्स किया, होल्ड हो गया, जैसे उसने रिलैक्स किया, तो हमारा क्या होगा, ये जो है वैल्व है ट्राइकेस्पिड। ट्राइकेस्पिड, ट्राई क्यों बोला इसको, इसका मतलब होता है तीन। जैसे ये वैल्व ऐसे बना होता है, दो, मैंने अपने दोनों हाथों से बना लिया ना, तो इसका आप एक इसके आगे एक और ऐड कर लो, इसको तीन है। इसने क्या करना है, जैसे ही उसने रिलैक्स किया, तो ब्लड सारा जितना इकट्ठा हुआ राइट एट्रियम में ऐसे खुला, तो नीचे राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ जाना है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड चला गया, तो इसने दोबारा से बंद हो जाना है। इनका मेन वेल्व्स का काम होता है कि ब्लड है जो दोबारा वो वापस राइट एट्रियम में ना जाए। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि अगर इन वेल्व्स की कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि वेल्व क्या होता है, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर जाते हैं, जो खुले रहते हैं खुले ही रहते हैं, तो ब्लड क्या होता है, मिक्स होता रहता है, आता है वापस चला जाता है। समटाइम्स क्या होता है, रीगर्जिटेशन होती है, ये जो फ्लैप्स है, जो वेल्व्स है ना, जब खुलते फिर ऊपर को ब्लड ले जाते हैं, सारा सारा हम इनके बारे में डिजीज पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे ही सुपीरियर वेना केवा में इंफीरियर वेना केवा ने राइट एट्रियम में ब्लड लेके आए, तो उन्होंने क्या किया, ट्राइकेस्पिड वाल्व को खोला। ट्राइकेस्पिड वाल्व जो खुला, तो उसके बाद सारा ब्लड चला गया राइट वेंट्रिकल में। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया, तो फिर उसके बाद किसका आगे काम आ जाता है, पल्मनरी आर्टरी का। तो पल्मनरी आर्टरी क्या करती है कि सारा ब्लड लेती है,
सारा ब्लड लेके इनको डाल देती, यहाँ पे हमारे लंग्स है, ठीक है। इधर हमारा पल्मोनरी आर्ट के साथ अटैच्ड है लंग्स। तो इधर लंग्स ने क्या करना है, जैसे ही उन्होंने सारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, जैसे ही वो सारा ब्लड उधर चला गया, फिर आगे लंग्स का काम स्टार्ट हो जाता है। लंग्स एंड हार्ट दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जैसे उनका काम स्टार्ट हो गया, लंग्स का काम क्या होता है, मेनली सारे ब्लड को प्योरीफाई करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, ठीक है। जैसे ही सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, उसने सारा अपना काम स्टार्ट किया, चेंज किया ब्लड को, तो पल्मोनरी वेन्स, इन वेन्स के थ्रू उसने क्या किया, सीधा भेज दिया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ब्लड आया, तो ये है माइट्रल वाल्व, हमारा बाइकस्पिड। वो था ट्राइकस्पिड वाल्व, तीन वाल्व बने थे, इधर है दो वाल्व, बाइक, सेम लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही सारा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में एक बार होल्ड हुआ, तो फिर क्या हुआ, माइट्रल वाल्व ओपन हो गया। जैसे ही वो ओपन हुआ, तो सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इधर सारा आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही ये रिलैक्स करेंगे वेंट्रिकल्स, तो सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, अरोटा में, ठीक है। अरोटा में जैसे ही चला जाएगा, तो अरोटा क्या करेगा, ये ऊपर वाले पार्ट्स हैं जो ऊपर वाले आर्टरीज, ये क्या करेंगे, आगे आगे बॉडी को सारे को डिस्ट्रीब्यूट करें, ऊपर वाले ऊपर को कर देंगे, नीचे वाले जो है नीचे वाली बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अरोटा के साथ हमारी कनेक्टेड होती है लेफ्ट और राइट आर्टरीज, ठीक है। इधर हमारी आ जाएंगी सारी राइट आर्टरीज, और इधर आ जाएगी हमारी लेफ्ट आर्टरीज। अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, कोई क्लॉट बन जाए, या किसी कारण उनमें से कोई प्लेग आ जाए, ब्लड पास नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास नहीं होगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी। जैसे ही पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। जैसे ही सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो वो क्या माना जाएगा कि पेशेंट हार्ट अटैक में, पेशेंट को हार्ट अटैक हो गया, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना, चेस्ट पेन, जो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि पेशेंट को दिल का दौरा पै गया, लाइक दैट, सेम लाइक दैट हो जाएगा। सो दिस इज द मैकेनिकल सिस्टम, पंपिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया, उसका पंपिंग एक्शन समझ आ गया कि कहाँ से ब्लड कैसे जाता है, वो कैसे एक्शन करता है, तो आप लोगों को आगे जाके जब डिजीज कंडीशंस पढ़ोगे, तो आगे नहीं प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। ये तो था मैकेनिकल सिस्टम। आगे हम पढ़ते हैं इसका कंडक्शन सिस्टम। बट कंडक्शन सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, खाली होता है, इसमें ब्लड होता है और मसल्स का भरा होता है, ठीक है। इसका जो फंक्शंस होता है वो वही कि ब्लड को पंप करना होता है, जैसे एक कूलर में मोटर लगी होती है ना, वो पानी को इधर उधर करती है, सेम लाइक दैट। तो एक चीज और है इसमें कि इसका वेट क्या होता है, वेट वेरी करता है मेल्स में और फीमेल्स में। जो मेल्स में है वो थोड़ा 310 ग्राम्स का होता है, और फीमेल्स में 255 ग्राम्स का होता है। अगर हम इसके साइज की बात करें, ये देखो साइज क्या है हमारी, इस लाइक अ फिस्ट, फिस्ट के जितना साइज होता है अप्रॉक्स पर्सन्स की फिस्ट। ये मेरी फिस्ट है, तो इतना सा साइज होगा। अगर मेल्स में होगा तो ये इसका वेट 310 ग्राम होगा, अगर फीमेल्स में होगा तो इसका वेट 255 ग्राम्स होगा। तो अब इसकी हम बात करते हैं कि लोकेशन कहाँ पे लाई करता है हमारी बॉडी में। ओब्लिकली होता है ये थोड़ा साइड में होता है, ऐसे साइड में लगा होता है, ठीक है। ओब्लिकली साइड में होगा, तो इसका जो बेस है ना, जो नीचे वाली, जिस चीज को हम बेस बोलते होते हैं, ये उल्टा होता है हमारी बॉडी में, वो ऊपर वाली साइड को होता है, जिसको हम रोटा बोलते हैं। और जो इसका एपेक्स होता है ना, जिसको हम थोड़ा बोलते हैं कि शार्प पॉइंटेड पॉइंटेड थिंग, तो वो नीचे वाली साइड को होता है। ये डेली क्या करता है कि अराउंड 7200 लीटर्स ब्लड को पंप करता है पूरे दिन में। 72, अगर कोई पंपिंग एक्शन में प्रॉब्लम आती है तो हमारा 7200 लीटर्स ब्लड पंप नहीं होता, पेशेंट को दिक्कत आती है। जब ब्लड पंप नहीं होगा, पेशेंट को दिक्कत आएगी। सबसे मेनली पेशेंट को क्या सिम्टम आएगी, उसको अगर ब्लड पास नहीं हो रहा तो चेस्ट पेन होगी। अगर ब्लड एक ही जगह पे फ्लूइड की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रही है, तो क्या होगा, लंग्स में फ्लूइड की वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गई है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, पेशेंट सरवाइव नहीं करेगा विदाउट ट्रीटमेंट। एंड देन हम इसकी बीट्स की बात करेंगे जी, हम कंडक्शन सिस्टम में सारा पढ़ेंगे, जो कितनी टाइम बीट करता है।
ऑन एन एवरेज हम इसको मान के चलें तो 1 लाख टाइम बीट करता है हमारा हार्ट, ठीक है। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है, जो मेन हम अडल्ट है, इनमें होती है 60 to 80 बीट्स पर मिनट। अगर हम न्यू बॉर्न की, टॉडलर की बात करें तो 70 से लेके 190 तक जो बीट्स होती है वो नॉर्मल होती है। समटाइम्स क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो आके बोलते हैं कि हाँ, बच्चा कुछ, जैसे कोई बच्चा एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है कि 180 या 160 बीट्स आ रही है उसकी, वो टैकीकार्डिक, दैट इज नॉट अ टैकीकार्डिक। जो बच्चा है उसकी 190 तक ही है नॉर्मल। तो उसके बाद हम इसके बारे में और ये करते हैं कि इसकी 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम होती है, मायोकार्डियम होती है, एंडोकार्डियम होती है। जब हम इसके हार्ट की इन्फ्लामेटरी डिजीज पढ़ेंगे तो हम उनमें पढ़ेंगे कि पेरिकार्डियम लेयर का क्या काम होता है, मायोकार्डियम का क्या होता है, और एंडोकार्डियम का काम क्या होता है। अगर इनमें कोई इन्फ्लामेशन आ जाती है, जहाँ इनकी कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या क्या इश्यूज आते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को उसकी एनाटॉमी में पढ़ा दिया है कि इसके मेन 4 चैम्बर्स होते हैं और 4 ही वाल्व्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कंडक्शन सिस्टम, अगर आप लोगों को इतना समझ आ गया है तो। कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है बॉडी का। फायर कैसे करता है, हमारी बीट कैसे प्रोड्यूस होती है, मेन इसमें हम यही पढ़ेंगे। तो इसमें 4 चीजें हमको याद रखनी है। फर्स्ट वन इज द एससी नोड, साइनोएट्रियल नोड। एंड सेकंड वन इज द AV node, atrioventricle node. Third one is the bundle of His, and fourth one is the Purkinje fibers. I'm sorry. सबसे पहले हमारी बीट प्रोड्यूस होती है ऐसे नोड से। इसको बोलते हैं हम पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये हमारी लोकेटेड होती है राइट एट्रियम पे। यहाँ से बीट प्रोड्यूस होगी तो पेश, फिर आगे इधर करंट पास होगा, इधर करंट पास होगा तो इधर जाएगा बंडल ऑफ हीज। बंडल ऑफ हीज राइट होता है और लेफ्ट होता है, दोनों साइड पे होता है। फिर इनके बाद हमारी जो आगे छोटी छोटी ये बनी हुई है ना, लाइक ये जैसे ब्रांचेस निकल रही है, इनको हम बोलते हैं पुरकुंजे फाइबर्स। अगर हमारा जो फर्स्ट मेन स्टेशन होता है, इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बीट नहीं प्रोड्यूस होती, तो कभी भी हार्ट रेट है जो 60 से 100 नॉर्मल हार्ट रेट नहीं आएगा हमारा। उसके बाद हमारा इधर से करंट प्रोड्यूस होके चला जाएगा एवी नोड में। एवी नोड क्या करता है, यहाँ से इम्पल्स, बीट प्रोड्यूस हुई, इम्पल्स प्रोड्यूस हुई, इसको थोड़ा उसने डिले करना है। ये हमारे राइट एट्रियम के नीचे होता है, वाल्व के बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होता है। अगर इधर से करंट पास हुआ तो एवी नोड में आएगा, एवी नोड में आएगा तो बीट अच्छे से प्रोड्यूस होके नेक्स्ट वो डिवाइड करेंगे बंडल ऑफ हीज में, ठीक है। ये आगे सिग्नल लेके जाएगा इधर वेंट्रिकल्स में। जो एसी नोड है, एवी नोड है, इन दोनों को हमने याद रखना है। जो फर्स्ट दोनों है वो एट्रियम के लोकेटेड होती है, एक एट्रियम के ऊपर होती है और एक एट्रियम जहाँ पे राइट एट्रियम फिनिश होता है वहां पे होती है। जो आगे है बंडल ऑफ हीज है, ये दोनों साइड्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड को भी जाते हैं और राइट साइड को भी जाते हैं। लेफ्ट साइड को जाते हैं वो अपना सिग्नल, अपना फायर इम्पल्स हर एक वेंट्रिकल दोनों को देते हैं। तो आगे जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि पूरे वेंट्रिकल में इन्होंने क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, इम्पल्स जो बीट है हमारी प्रोड्यूस करनी होती है। इन चारों स्टेशन से अगर फायर होके जाएगी, इम्पल्स क्रिएट होगी, तो हमारी एक बीट प्रोड्यूस होती है। अगर एससी नोड में कोई प्रॉब्लम आती है, इधर से करंट नहीं आ रहा, तो सीधा एवी नोड प्रोड्यूस करेगा। एवी नोड सीधा प्रोड्यूस करेगा करंट, तो हमारा करंट कहाँ पे चला जाएगा, सॉरी, तो हमारी हार्ट बीट कितनी होगी, 40 to 60। अगर एवी नोड में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सीधा आगे क्या करेंगे, बंडल ऑफ एज, यहाँ से भी करंट नहीं हो रहा, यहाँ से भी करंट नहीं पास हो रहा, तो सीधा इन्होंने वेंट्रिकल ने काम करना। जब वेंट्रिकल काम करते हैं ना, एट्रियम की बजाय जो वेंट्रिकल होता है ना, इसके जो इश्यूज होते हैं वो ज्यादा सीवियर, वो ज्यादा सीरियस होते हैं। तो फिर क्या होता है, जब वेंट्रिकल्स ये प्रोड्यूस करेंगे तब वो जो बीट है वो ओनली 20 to 30 या 20 to 40 रह जाएगी। जब 20 to 40 रहती है तो तब देयर विल बी अ नीड ऑफ पेस मेकर।
And तो पेसमेकर की जरूरत पड़ती है पेशेंट को, वैसे पेसमेकर के बिना पेशेंट कभी भी बीट नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया कि इसका मैकेनिकल सिस्टम क्या है, उसका कंडक्शन सिस्टम क्या है। ठीक है। तो हमारे पास जैसे पेशेंट आता है, ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि उसकी हमने हिस्ट्री कैसे लेनी होती है। हियर आर सम नोट्स। एंड हमने उनको क्वेश्चंस क्या क्या पूछने होते हैं। पहले तो हमने उसको, जैसे वो पेशेंट आया हमारे पास, हमने उसको कोई हार्ट डिजीज तो नहीं है, कोई चेस्ट पेन तो नहीं हो रही। अगर वो स्टेयर्स चढ़ता है तो जब चेस्ट पेन होती है, राइट साइड पे होती है, लेफ्ट साइड पे होती है, वो पेन रेडिएट करती है या नहीं करती। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एवरी चेस्ट पेन पेशेंट। फिर उसके बाद हम उसको क्वेश्चन पूछेंगे उसकी एक्सरसाइज के बारे में, कितनी एक्सरसाइज करता है। अगर उसको एक्सरसाइज करता है, चेस्ट पेन होती है तो ज़्यादा कंटिन्यू तो नहीं रखता चेस्ट पेन, रेस्ट से ठीक होती है, रिलीव होती है या नहीं होती है। उसके वेट के बारे में पूछेंगे, उसकी डाइट के बारे में पूछेंगे। अगर कोई फीमेल है तो वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बिकॉज कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर डेडली इम्पैक्टेड ऑन द हार्ट, तो हम उसके बारे में पूछेंगे। सो दैट्स वाई हम उसको, उसके जो हमारा रूट कॉज है उसको निकाल के उससे ही हम उनको ट्रीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आता है कि यूरिनरी आउटपुट। अगर पेशेंट के उसके बारे में पूछेंगे कि डेली कितनी बार वॉशरूम जाता है, तो अच्छे से यूरिन पास कर पाता है, बार बार तो नहीं जाने की जरूरत पड़ती, उसका बीपी है नॉर्मल रह रहा है, कब से बढ़ रहा है, दिन में कितनी बार बढ़ता है, जब बढ़ता है कौन से सिम्टम आते हैं, कोई स्ट्रेस तो नहीं उसकी डेली लाइफ में चल रहा। उसकी स्लीप और रेस्ट के बारे में पूछेंगे। अगर उसको कोई स्ट्रेस है, जैसे वो अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के लिए कौन सी कोपिंग स्किल्स यूज करता है, कितने फैमिली मेंबर्स उसके बारे में, सर उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या चल रहा है। अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो उसके बारे में पूछेंगे। फीमेल है तो वो कितने कितनी वाइन लेती है, ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग तो नहीं कोई कर रही। ये सारा उसकी कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, कोई एमआई की और कार्डियोमायोपैथी की कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो उसके बारे में हम सारा पूछेंगे। पेशेंट है वो कितने पिल्लोस लेके सोता है रात को, उसके बारे में पूछेंगे। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, तो पेशेंट क्या करता है कि 3-4 पिल्लो लेके अपराइट पोजीशन में सोता है। डायबिटीज डायबिटीज का भी काफी इम्पैक्ट होता है, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, साथ में डायबिटीज का पढ़ लेंगे। अगर समटाइम्स क्या होता है कि जो फ्लूइड है ओवरलोड हो जाता है बॉडी में, ठीक है, फ्लूइड एलिमिनेट नहीं कर पाती बॉडी, तो शूज जो है टाइट हो जाते हैं, अडीमा हो जाता है पैरों में, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने क्या करना, ये तो हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछ लिए सारे कि हमने हिस्ट्री में क्या क्या करना होता है। आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में ये सारा हम पढ़ लेंगे उसका। This is a very long topic, and I think so it requires time. So that's why I need approx 1 week to complete this system. Yeah, I have notes, and these are the notes of the drugs. So that's why ये बच्चों के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। मैंने अपने ही नोट्स बनाए हुए हैं कि कैल्श ड्रग्स के, कि कैसे कैसे किन के पीछे क्या लगता है, कौन कौन सी इंडिकेशंस कब देनी होती है, इनका एक्शन क्या होता है, जब कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है जब हमने सारी ड्रग्स देनी होती है। दीज आर द बीटा ब्लॉकर्स, दीज आर द डाइऑक्सिन, एंड आई थिंक सो इट वुड बी इजी, सबके लिए इजी होगा अगर वो नोट्स पढ़ लेंगे। तो आज का मैं यहाँ पे एक बार फिनिश कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी लॉन्ग टॉपिक, और मेरे को पढ़ाने के लिए, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए, एक तो मेरे को आगे ऑडियंस एंगेजमेंट चाहिए। अगर बच्चे होंगे एंगेज करेंगे, मैं उनसे पूछूंगी आप लोगों को समझ लगी या नहीं लगी, एंड एज वेल एज, और मैं इनको, ठीक है, आगे आप देख लो कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा। अगर स्टूडेंट्स एंगेज करेंगे तो मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।